तो ये है हमारा चैप्टर 16 इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 18 में आता है। और आर्टिकल कौन से कवर करता है? आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। ठीक है। तो जब इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पावरफुल हो जाती है एंड द स्टेट्स गो इनटू टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर, राइट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है फेडरल से यूनिटरी बदल जाता है बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट किए। ठीक है। अब ये जो इमरजेंसीज़ हैं ये 3 तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं। पहली तो इमरजेंसी हो गई जहाँ पे देयर इज़ वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन। जब इन केसेस की वजह से हम इमरजेंसी लगाते हैं तो वो कौन सी आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 352। और इसको पॉपुलरली क्या कहा जाता है? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। अब ये जो है इमरजेंसी, ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ये वाला फ्रेज यूज़ किया गया है इस तरीके की इमरजेंसी के लिए। ठीक है। सेकंड टाइप की जो हमारी इमरजेंसी वो है इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। इसको हम स्टेट मशीनरी की फेलियर, जब कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है तब यूज़ करते हैं। इसको पॉपुलरली प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है। 2 और नामों से बुलाया जाता है, विच इज़ स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कौन सा आर्टिकल है इसके लिए? आर्टिकल 356। थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और इसके लिए आर्टिकल यूज़ किया जाता है आर्टिकल 360। अब अगर हमें ग्राउंड्स को डिफाइन करना हो ऑफ डिक्लेयरिंग इमरजेंसी तो वो किस में आते हैं? तो वो क्या है? आर्टिकल 352 जो है उसमें प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज़ थ्रेटेंड बाय वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है। प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को ना उसकी अकरेंस से पहले भी डिक्लेयर कर सकता है, मतलब अगर वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन अकर नहीं हुई है और होने वाली है तो उससे पहले भी डिक्लेयर की जा सकती है। ये जो है ऐड हुआ था, द प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन और इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ, वेदर और नॉट देयर इज प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाय हिम और सच प्रोक्लेमेशन इज इन ऑपरेशन। ये वाला प्रोविज़न 38th अमेंडमेंट में ऐड हुआ था इन द ईयर 1975। जब हम वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन की बात करें तो वो कहलाएगा हमारा एक्सटर्नल इमरजेंसी, और जब आर्म्ड रेबेलियन की बात करें तो वो कहलाएगी हमारी इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है। 42nd अमेंडमेंट जो है, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, इसने अनेबल कर दिया था प्रेसिडेंट को कि आप यू कैन अप्लाई नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट है ये? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसने क्या मेंशन था? इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द थर्ड ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन। थर्ड ग्राउंड इमरजेंसी का था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन ये बहुत वेग था और इसके वाइडर कॉनोटेशंस थे। इसीलिए 44th अमेंडमेंट ऑफ 1976 ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया विद आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, जो हमने वो पढ़ा। और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर इज़ नो लॉन्गर सच प्रोसेस जहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, as was done in 1975 to proclaim national emergency by the Congress government when Indira Gandhi was the PM। अब प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्लेम कर सकता है ओनली आफ्टर, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर की जा सकती है ओनली विद द कॉन्करेंस ऑफ द कैबिनेट, नॉट मियरली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एडवाइस कर दिया प्रेसिडेंट को कि आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करो, इमरजेंसी को प्रोक्लेम करो बिना कैबिनेट को कंसल्ट किए। तो इस वजह से 44th अमेंडमेंट में इसको ठीक कर दिया गया था, अब कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए। फिर है 44th अमेंडमेंट जो थी 1978 की, उसने इंट्रोड्यूस की थी दिस सेफ गार्ड टू एलिमिनेट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर अलोन टेकिंग सच अ डिसीजन। ठीक है, यही पढ़ा हमने कि 44th अमेंडमेंट में ये ठीक हो गया था।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये जो 38th अमेंडमेंट है ऑफ 1975, इसने डिक्लेयर किया था कि जो नेशनल इमरजेंसी है ये इम्यून है जुडिशल रिव्यू से, लेकिन ये प्रोविज़न भी सब्सिक्वेंटली डिलीट हो गया था। कौन से अमेंडमेंट में? 44th अमेंडमेंट में। तो मतलब 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 ये सारी गलत चीज़ों को सही कर रही है, ठीक है। फर्दर क्या किया था मिन रिवर मिल्स केस में, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इट कैन ऑल्सो बी चैलेंज्ड। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन। तो जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है ये अप्रूव होनी चाहिए बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ इट्स इशू। ओरिजिनली जो टाइम पीरियड था वो था 2 महीने का, और इसको भी रिड्यूस किया फ्रॉम 2 months to 1 month बाय द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। अगर प्रोक्लेमेशन तब दिया है जब लोकसभा डिसॉल्व है या डिसॉल्व होने के 30 दिनों के अंदर, इन शॉर्ट लोकसभा ने अप्रूवल नहीं दी और तब तक राज्यसभा ने दे दिया, तो प्रोक्लेमेशन कब तक रहेगा? लोकसभा के रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के 1 महीने बाद तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर अप्रूव हो जाए बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट तो कंटिन्यू रहती है 6 महीनों के लिए, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू इनडेफिनिट पीरियड विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट हर 6 महीनों में, ठीक है। तो हर 6 महीनों में पीरियोडिकल हर 6 महीनों में अप्रूवल मिल जाए, देन ऑल्सो इट कैन एक्सटेंडेड इन इंडेफिनिट टाइम के लिए। तो अगर बोथ द हाउसेज ने अप्रूवल दे दिया तो 6 महीने तक रहेगा, और उन 6 महीनों में एक्सटेंड भी हो सकता है बार बार, लेकिन पीरियोडिकल अप्रूवल होनी चाहिए। और ये वाला पीरियोडिकल अप्रूवल वाला भी जो प्रोविज़न है ये 44th अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट इज़ कि ये जो है एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग दी प्रोक्लेमेशन और इमरजेंसी ऑफ इट्स कंटिन्यूएशन इट मस्ट बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद अ स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। और ये स्पेशल मेजॉरिटी वाला प्रोविज़न भी 44th अमेंडमेंट से ही आया था, उससे पहले सिंपल मेजॉरिटी भी चल सकती थी, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो प्रोविज़न है पीरियोडिकल पार्लियामेंट्री अप्रूवल वाला, दिस ऑल्सो एडेड 44th अमेंडमेंट, हमने देख लिया। बिफोर द इमरजेंसी वंस अप्रूव बाय पार्लियामेंट कुड रिमेन इन ऑपरेशन एज लॉन्ग एज कैबिनेट डिजायर्ड, ठीक है। हाउएवर अगर डिसोल्यूशन लोकसभा का डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड और 6 months विदाउट अप्रूविंग द फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी, तब जो प्रोक्लेमेशन है वो सर्वाइव करता है अनटिल डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि तब तक अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन वाला जो प्रोविज़न है वो फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा तक रहेगा, उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन के होने के बाद तक, लेकिन प्रोवाइडेड राज्यसभा ने तब तक अप्रूवल दे दी है। अगर हम बात करें रिवोकेशन की ऑफ प्रोक्लेमेशन, तो रिवोक हो सकता है प्रेसिडेंट बाय एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। इस प्रोक्लेमेशन के लिए ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट्री अप्रूवल की, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को रिवोक तब करना ही होगा जब लोकसभा ने पास कर दिया रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन, ठीक है। 44th अमेंडमेंट 1978 में यह आया था। इससे पहले प्रेसिडेंट अपने ऑन अकॉर्ड पे लोकसभा के बिना परमिशन से वो कंटिन्यूएशन को डिसअप्रूव कर सकता था, ठीक है। 44th अमेंडमेंट से ही 1978 की जो थी उसने अप्रूव कर दिया था कि वेयर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, अगर उन्होंने रिटर्न नोटिस दे दिया टू द स्पीकर और द प्रेसिडेंट इन केस द हाउस इज नॉट इन सेशन, तो स्पेशल सिटिंग बुलानी पड़ेगी विद इन 14 days फॉर द प्रपोजल ऑफ कंसिडरिंग रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है डिसअप्रूवल वाला और जो कंटिन्यूएशन है ये आपस में किन मायनों में अलग है। तो जो डिसअप्रूवल वाला है ना, इसको सिर्फ लोकसभा से पास होने की ज़रूरत है, और जो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन है इसको पास होने की ज़रूरत है बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सेकेंडली जो डिसअप्रूवल वाला है इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, इट हैज़ टू बी अडॉप्टेड बाय सिंपल मेजॉरिटी, और जो कंटिन्यूएशन वाला है इट हैज़ टू बी अडॉप्टेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी।